आज हम लोग बात करेंगे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, जो आपका भूगोल विषय का पहला चैप्टर का जो गौ खंड है, इसके लास्ट और अंतिम पार्ट को, यानी कि ये आपका चौथा भाग होने वाला है और आज हम लोगों का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इन चैप्टर में जो है वन के बारे में जाना था, वनों के प्रकार के बारे में जाना था, यानी कि जैसे अत्यंत सघन वन, मैंग्रोव वन, खुले वन, ये सब के बारे में जान लिया था। और इम्पोर्टेंट रूप से कौन कौन से क्वेश्चन आपका जो है बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया है, ये सब के बारे में भी जान लिया था, है ना। मध्य प्रदेश जैसे क्वेश्चन था आपका कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका पश्चिम बंगाल में। उसके बाद फिर जो है क्वेश्चन आपका था कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आया हुआ है स्पेशली रूप से आपका, ठीक है। उसके बाद जो है वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास के कारण, सबसे पहले हम लोगों ने जाना था वन विनाश के क्या क्या कारण है, जैसे प्रदूषण का बढ़ना, पशुचारण ज़्यादा होना, कृषि भूमि का ज़्यादा फैलाव विस्तार होना, उसके बाद जनसंख्या का वृद्धि, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, ये सब कारण था सारा। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था वन्य जीवों के ह्रास का प्रमुख कारण, यानी कि वन्य जीव जो है आपका जंगल में रहने वाले जो भी जीव जंतु है उसका लगातार संख्या में कमी क्यों आ रही है, तो उन सब के कारण को जाना था। तो जिस कारण में हम लोगों ने जाना था स्पेशली रूप से प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, प्रदूषण जनित समस्या, आर्थिक लाभ हेतु शिकार, है ना। उसके बाद फिर इन लोगों को किस प्रकार से बचाया जाए और इसके लिए अलग अलग क्या बनाया गया था, समूह बनाया गया था, जैसे रेड डाटा बुक, लुप्त जातियाँ, सामान्य जातियाँ, सुभेद जातियाँ, है ना। ये सब को हम लोगों ने पार्ट 3 और पार्ट 1 में सारा चीज़ पढ़ लिया था। लास्ट हम लोगों का टॉपिक जो पढ़ा हुआ था बच्चों, वो था आपका चिपको आंदोलन, ठीक है। और ये चिपको आंदोलन जो है आपका क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, एक बार पूछा था आपका 2015 में और एक बार 2018 में, इसलिए 3-4 साल से लगातार नहीं पूछा गया है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच करके अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसकी संभावना ज़्यादा है बच्चों। चिपको आंदोलन किसने चलाया था, तो आप लोग को याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश का। ये सब चीज़ हम लोगों ने 3rd पार्ट में पढ़ लिया था। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो स्पेशली रूप से आज का टॉपिक आप लोगों का वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान, यानी कि वन्य जीव जो है इसके संरक्षण के लिए क्या क्या कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, इनके बारे में बात करेंगे। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए नियम तथा कानूनी प्रावधानों को किसने 2 वर्गों में बांटा गया है स्पेशली रूप से, एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय नियम और एक है आपका राष्ट्रीय नियम। अब अंतर्राष्ट्रीय नियम में क्या क्या आता है, तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक राष्ट्र समूह के द्वारा नियम तथा कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था, तो आप लोग को ध्यान रखना है 1968, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था, 1968। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड का कन्वेंशन आदि द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। नेशनल लॉज, यानी कि कानून, राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत क्या है कि भारतीय संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 तथा 51 का ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम से है। तो स्पेशली रूप से जो आपका धारा 21 का जो आपका 47 अनुच्छेद 48 और 51 है, ये किससे संबंधित है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका 2018 का सेकंड पाली में पूछा गया था, सेकंड सेटिंग में पूछा गया था कि भारत का ये क्वेश्चन था संविधान की धारा 21 का संबंध है। ऑप्शन था दिया हुआ आपका वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए, बी ऑप्शन में था मृदा संरक्षण, सी ऑप्शन में था आपका जल संसाधन, डी ऑप्शन में था खनिज संसाधन। तो स्पेशली रूप से वहाँ ऑप्शन ए सही हो जाता, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है। उसके बाद है वर्ष 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड, इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड, यानी कि आपका IWLB के गठन के बाद वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सरकार का रुख भी गंभीर हुआ है। वन्य जीव प्राकृतिक अधिआवासीय वातावरण में विकसित होने वाले पौधे और जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं, यानी कि किस आवास में आपका ये होगा, विकसित होगा, प्राकृतिक, ठीक है। वन्य जीव सदियों से हमारे संस्कृति एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आदिवासी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें हमें भोजन, वस्त्र के लिए रेशे, खाले, आवास आदि सामग्री एवं अन्य उत्पादन प्राप्त होते हैं। इनकी चहक और महक हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करते हैं, यानी कि आपका वन्य की हरियाली और वन्य जीवों को जो देख करके हम लोगों को आनंद आता है बच्चों, तो वो क्या होती है, हमारे जीवन को स्फूर्ति प्रदान करता है, ठीक है।
उसके बाद वन्य जीवों को जो है 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। किसने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक है पादप, एक है जंतु, ठीक है। एक कौन सा? फ्लोरा और एक है फाउंडा। तो स्पेशली रूप से आपका पहला पादप है आपका। तो पादप हमारे देश की जलवायु विषम है। वस्तुतः संसार में जितने भी प्रकार की जलवायु है वह सभी जलवायु यहाँ मिलती है। यानी कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है? विषम है। अगर पूछा जाए तो कौन सा है, तो आप लोग को बोलना है उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है। कौन सा? उपोष्ण कटिबंधीय, सॉरी बच्चों, लिखना है आपको उपोष्ण कटिबंधीय, यानी कि उष्ण और उपोष्ण दोनों यहाँ पर मिलता है, इसलिए यहाँ पर नाम दे दिया जाता है उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से भारत आ जाता है। ये आपका कर्क रेखा आती है 23.5 डिग्री, है ना। तो इससे ऊपर जो है आपका कौन सा आ जाता है? उपोष्ण, और ये आ जाता है उष्ण, ठीक है। पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र, इस क्षेत्र का विस्तार कश्मीर से कुमाऊं तक हुआ है। यहाँ चीड़, देवदार, कौंधारी वृक्ष का फैलाव है। यानी जो आपका पश्चिमी हिमालय में जो वनस्पति क्षेत्र है इसमें किसका? यानी कि चीड़, देवदार और कौंधारी वृक्ष का मतलब कि विस्तार है। दूसरा है आपका पूर्वी हिमालय वनस्पति क्षेत्र। इस क्षेत्र में ओक, छोटी बेंत तथा फलों वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। तीसरा है आपका असम वनस्पति क्षेत्र, यानी कि असम राज्य में है जो है, उधर कौन सा वनस्पति क्षेत्र है? तो ये ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच का क्षेत्र है। कौन सा घाटी? याद रखना है आपको, सुरमा घाटी। यहाँ मुख्य रूप से सदाबहार वन मिलते हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, असम से जो है कौन सी स्पेशली जो है नदी बहती है? तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो यहाँ मुख्य रूप से किस प्रकार का आपका वन मिलता है? सदाबहार वन। सदाबहार वन बच्चों, यानी कि हमेशा उसमें क्या रहेगा? पत्तियाँ हमेशा उपस्थित रहती है, ठीक है। चौथा है आपका सिंधु मैदान वनस्पति क्षेत्र। इस क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात के मैदान को शामिल किया गया है। यहाँ पर बबूल, नागफनी आदि मुख्य पौधे मिलते हैं, ठीक है, सिंधु मैदान वनस्पति क्षेत्र में। अगला है गंगा की मैदानी वनस्पति क्षेत्र। अरावली से, अरावली कहाँ पर है आपका? तो अरावली जो है आपका राजस्थान, अरावली से बंगाल, उड़ीसा के बीच के क्षेत्र इसके अंतर्गत रखा गया है। ये क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए यहाँ वन बहुत कम है, बहुत कम विस्तृत है। जहाँ तहाँ बांस, खैर, तेंदू के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है आपका छठा में दक्षिण का पठारी वनस्पति क्षेत्र। इसमें पूरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। यहाँ पतझर वाले वृक्ष पाए जाते हैं। किस प्रकार के? पतझर, यानी कि जो भी पेड़ यहाँ पर इस साइड में जितना भी पेड़ उगेगा बच्चों, तो वो क्या करेगा? अपना पत्ता को गिरा देगा, समय समय पर अपना पत्ता को गिरा देगा। लेकिन सदाबहार वन में हमेशा पत्ती उपस्थित, हरी पत्तियां उपस्थित रहती है। मालाबार वनस्पति क्षेत्र, मालाबार तट आप लोग को याद रहना चाहिए। ये आपका जो है भारत है इस प्रकार से, दक्षिण भारत। तो इस तट को बोलते हैं मालाबार तट, ठीक है। इसको कौन सा बोलते हैं? मालाबार। और इसको बोलते हैं कोरंडम तट, इस प्रकार से आता है आपका। तो स्पेशली रूप से आपको याद मालाबार तट याद रखना है। इसके अंतर्गत पश्चिमी तटीय क्षेत्र को रखा गया है। यहाँ पर गर्म मसाले, सुपारी, नारियल, रबर के वृक्ष के अलावा काजू, चाय एवं कॉफ़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। अंडमान वनस्पति क्षेत्र, यहाँ पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार एवं समुद्र तटीय जंगलों की प्रमुखता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ कितना 47,000 पौधे की क्या है? प्रजातियाँ हैं। यानी कि यही तो क्या है बच्चों? आपका जैव विविधता है। यानी कि आपका हजारों किस्म का, हजारों वैरायटी की प्रजातियों को उपस्थित रहना, यही तो कहलाता है जैव विविधता आपका, है ना। जंतु, अब बात करते हैं हम लोग, ये सब किसके बारे में पढ़ लिए? ये सब बात की हम लोग पादप के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात की हम लोग ने? पादप के बारे में, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे जंतु के बारे में। तो जंतु जो है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ 89,451 जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनको निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका प्रोटिस्टा, जिसमें आपका 2577 प्रजातियाँ, आर्थ्रोपोडा, ये सब नाम आप लोग ने जो है इसमें पढ़ा होगा बच्चों 9th क्लास का बायोलॉजी में। प्रोटिस्टा, आर्थ्रोपोडा में कितना है? 68,389, सबसे ज़्यादा इसी में रखा गया है। मछलियों की कैटेगरी में आपको 2546 प्रजातियाँ, पक्षी में 1232 और स्तनपायी में 390 प्रजातियाँ। स्तनपायी मीन्स बच्चों मैमल्स, यानी कि जो अपने बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, ठीक है। नोट, इनके लिए 89 उद्यान, कितना है? 89 गार्डन, 400 वन्य प्राणी उद्यान का विकास प्रमुख है। इसके अंतर्गत सम्मिलित रूप से 1.56 लाख किलोमीटर है। यानी कि इन सारे वनस्पति और इन सारे जंतु के लिए क्या किया गया है? आपका
वन उद्यान बना गया है 89 और 400 वन्य प्राणी उद्यान का निर्माण किया गया, विकास किया गया है। जैव विविधता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। जैव विविधता बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका, ये आपका 2019 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में भी आपका पूछा गया था, यानी कि 2022 से एक साल पहले, मतलब कि पिछला साल पूछा गया था आपका। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आया था? क्वेश्चन था जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो स्पेशली रूप से सबसे पहले आपको जैव विविधता को हम लोग को बताना है कि जैव विविधता क्या है, उसके बाद फिर हम लोग को क्या बताना है, ये मानव के लिए किस प्रकार से क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण को, इम्पोर्टेंस को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जैव विविधता का अर्थ है किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुल प्रजातियाँ तथा कुल पारिस्थितिक तंत्र को मिलाकर हम जैव विविधता कहते हैं। यानी कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र लेंगे एक स्पेशली रूप से, और वहाँ पर जितने भी कुल प्रजातियाँ होंगे, कुल पारिस्थितिक तंत्र जो होंगे, उसको मिला करके बोलेंगे क्या, आपका जैव विविधता। किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले कुल पादप एवं जंतु उस क्षेत्र की क्या होती है, जैव विविधता बनाते हैं। यह भूमंडल जो हम सबों का आवास है, सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों जीवधारियों को का क्या है, अधिवास है। यहाँ यह पृथ्वी जैव विविधता का क्या है, भंडार है। किसका भंडार है? जैव विविधता का भंडार है। तो आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, जो है निम्न में से कौन सा जानवर जो है केवल भारत में पाया जाता है? ऑप्शन था घड़ियाल, दूसरा ऑप्शन था आपका डॉल्फिन, तीसरा ऑप्शन था आपका व्हेल, चौथा आपका ऑप्शन था कछुआ। तो कौन सा जो है सिर्फ भारत में पाया जाता है? तो स्पेशली रूप से वो कौन सा है आपका, डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये मैं इसलिए बता दिया, यहाँ पर ब्लू व्हेल आया था इसलिए ब्लू व्हेल, यहाँ पर डॉल्फिन भी हम लोगों का भारत में पाया जाता है। ठीक है, गंगा नदी में। 18वीं शताब्दी में स्वीडन एक देश है बच्चों। स्वीडन के एक वैज्ञानिक क्या कौन था, कैरोलस लिनियस। ये आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में। कैरोलस लिनियस ने लगभग 5900 प्रकार के पौधों तथा 4200 प्रकार के पशुओं की पहचान की थी। अब तक 17 लाख प्रजातियों का नामकरण किया जा चुका है, जिसमें 10 लाख से अधिक पशु और 7 लाख पौधे की प्रजातियां हैं। पशुओं की संख्या कितनी है, 10 लाख से अधिक है, जबकि 7 लाख क्या है, पौधे की प्रजातियां हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग कितना है, 50 लाख से अधिक प्रजातियां उपस्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है कुछ नोट पॉइंट के रूप में। क्या आप जानते हैं, तो विश्व की 1 लाख कीट पतंगों की जातियों में से 60,000 जातियाँ कहाँ पर रहती है, भारत में पाई जाती है। 4100 मछलियों की प्रजातियों में 1693 जो है आपका कहाँ है, भारत में पाई जाती है। विश्व की 9000 पक्षियों की जातियों में से लगभग 1200 भारत में पाई जाती है। इसी प्रकार 4000 स्तनपायी जीवों का 10% भाग कहाँ पर है, आपका भारत में है। पादप बहुल देशों में भारत का 10वां स्थान है। ये तो आप लोग को मैंने पहले भी बता दिया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। भारत का कौन सा स्थान है पादप बहुल यानी वनस्पति के अनुसार, तो स्पेशली रूप से वो आपका 10वां स्थान है भारत का। ठीक है, विश्व में। अगला है, क्या आप जानते हैं, ये सारा चीज़ आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है बच्चों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मतलब कि नहीं के बराबर आया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये सबको ज़्यादा डाटा आप लोग को माइंड में नहीं रखना है। जैव विविधता की मुख्य उपयोगिता निम्नलिखित है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, इसका क्या क्या उपयोगिताएं हैं। तो आधुनिक कृषि 3 प्रकार से जैव विविधता का उपयोग करते हैं। पहला है नवीन फसल के माध्यम के रूप में। कैसे, नवीन फसल के माध्यम के रूप में। मानव के भोजन पूर्णतः जैविक संसार से प्राप्त होता है। लगभग 85% संसार का भोजन खेती द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसने, 85% जो संसार का जो भोजन है वो सिर्फ और सिर्फ खेती पर निर्भर है। अच्छे प्रकार के नस्ल के लिए सामग्री रूप में। दूसरा जो है विकसित पौधों एवं घरेलू जानवरों की कुशल नस्ल आधुनिक खेती की रीढ़ की हड्डी है। बहुत सारी फसलें प्रजनन क्रिया योजना के द्वारा विकसित किए गए हैं। यानी कि अच्छे प्रकार के अच्छे नस्ल के जब आपका बीज होगा, अच्छे नस्ल के जब क्या होंगे, जीव होंगे, तो वो क्या करेंगे बच्चों, आपको ज़्यादा जो है आपको प्रॉफिटेबल होगा। जैसे अगर आप हाइब्रिड किस्म का बीज लेकर के आते हैं खीरा के लिए, अगर हाइब्रिड किस्म के बीज को अगर लगाते हैं बच्चों, तो वो जो है लगातार 3 से 4 महीना तक अच्छा से फल देगा आपको, और जो है उसमें क्या होगा, फल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में देगा। बड़ी मतलब कि उसका क्या होगा, बड़ा मतलब कि आकार भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगला है आपका नए जैव विनाश पीड़ानाशी के रूप में। तो जैव विविधता का उपयोग जो है बहुत सारे औषधीय उपयोग में होता है। बहुत सारे तत्व से रोग उपचार गुणों को क्या किया जाता है, पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है मार्फिन का, उदाहरण के लिए मार्फिन का उपयोग दर्द निरोधक के लिए इसे पापावहर सनीफेरम से भी प्राप्त किया जाता है। क्यूनाइन मलेरिया के लिए, क्यूनाइन जो है वो क्या है, मलेरिया के लिए उपयोगी है। ये चिंचोना
लेडजेनरिया से प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ से एक क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ से आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन था आपका आयुर्वेद का जो जनक है किन्हें कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से, क्योंकि वो जो है आयुर्वेद जो निर्माण किया जाता है इन्हीं क्या पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से निर्माण किया जाता है। तो आयुर्वेद का जो जनक है उन्हें मतलब कि चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है आयुर्वेद का जनक? चरक को। ठीक है, याद रहेगा आपको। ये क्वेश्चन आपका 2021 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था 1 नंबर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है आगे। तो आप लोगों का जो है ये चैप्टर आपका गौखंड का जो आपका पहला चैप्टर था वन्य और वन्य प्राणी संसाधन, ये आपका समाप्त होता है। थैंक यू आप लोगों को बहुत बहुत लास्ट तक बने रहने के लिए। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाइए रखिए, और आप लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जो है सब्सक्राइब, आप लोग नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम लोग जो है आप लोगों के स्पेशली रूप से बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर के आए, ताकि आप लोग क्या हो सकें, बोर्ड परीक्षा में टॉपर भी बन सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।